नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणित शिक्षण सेट 2 के बारे में, जो आज 20 प्रश्न लिए गए हैं। सी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता ही है कि सी टेट में गणित के 15 टॉपिक्स जो होते हैं वो शिक्षण से आते हैं। इनमें आप लोगों को बहुत ही निपुणता से ध्यान पूर्वक ही पढ़ना होता है। तो देखते हैं आज के हमारा पहला प्रश्न क्या करता है। लेकिन आज का आप लोगों का टारगेट रहेगा वही 20 में से 18 प्रश्न। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, कितने लोगों का 15 से ऊपर सही होता है। तो आज हम बात करेंगे गणित शिक्षण के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं किनका किनका कितना सही होता है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि किसका कितना सही होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं हैं कि किसका कितना सही हो रहा है। अगर आप लोग आज गणित शिक्षण के लिए तैयार हो तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि गणित शिक्षण की प्रकृति होती है। गणित शिक्षण की प्रकृति क्या होती है। कह रहा है कि कठिन होती है, लचीला होता है, सामान्य के लिए नहीं होता है, और चौथा कह रहा है कि सरल एवं अन्य विषयों की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। तो जल्दी से बता दीजिए पहले का आंसर क्या होगा। तो पहले का आंसर हमारा क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए सभी लोग। और लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि सभी लोग एक साथ जुड़ सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। पहला कह रहा है कठिन होती है, दूसरा कहता है लचीला होना चाहिए, और तीसरा कह रहा है सामान्य के लिए नहीं है, और चौथा कह रहा है कि सरल एवं अन्य विषयों की अपेक्षा सुदृढ़ होती है गणित की प्रकृति। तो आंसर इसका होगा हमारे का चौथा, यानी पहले का आंसर होगा चौथा। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कठिन, गणित जो होती है कठिन होती है। ये नहीं है कि गणित कठिन होती है, जिसको नहीं आता है तो सोचेगा ही कि कठिन होती है। लचीला एकदम एकदम सरल होती है। तो लचीला तो होती है, जिसको आती है उसके लिए सही है, जिसको नहीं आती है वो उसके लिए कठिन है। सामान्य के लिए नहीं है, यानी जो अन्य विषयों के छात्र हैं उनके लिए नहीं है। और चौथा कह रहा है कि सरल एवं अन्य विषयों की अपेक्षा सुदृढ़। तो ये सही है कि गणित जो है सरल है एवं अन्य विषयों के अपेक्षा सुदृढ़ है। तो इस आधार पर हमारा चौथा सही होगा। एनसीएफ जो होता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या कहता है कि गणित की लंबी आकृति एवं एक संकल्पना के दूसरी संकल्पना को बनाता है, यानी एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जोड़ता है गणित की प्रकृति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गणित की भाषा क्या है। पूछ रहा है कि गणित की जो भाषा है वो क्या है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा दूसरे का आंसर। गणित स्वतः ही एक भाषा है, दूसरा कह रहा है गणित की कोई भाषा नहीं होती, और तीसरा कह रहा है कि दोनों ही हो सकती है, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि दूसरे के आंसर क्या होगा, गणित की भाषा क्या है। तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा दूसरे का। गणित स्वतः ही एक भाषा है, गणित की कोई भाषा नहीं होती, तीसरा दोनों हो सकती है, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का आंसर जल्दी से बताइए। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा पहला, गणित स्वतः ही एक भाषा है, गणित की कोई भाषा नहीं होती है। गणित जो होती है खुद से ही एक भाषा है। जिस भाषा को आप जानते हैं उस भाषा में गणित का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लिया गया है। इससे आप लोगों का हर सब्जेक्ट में कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। इसके ये हर विषय में पढ़ता है, बाल मनोविज्ञान में भी पूछता है, और पर्यावरण में भी पूछता है, और गणित में भी पूछता है। तो चलिए बता दीजिए कि पहले का आंसर क्या होगा। कि पूछ रहा है कि गणित की अब अभिसारी प्रश्न होते हैं। अभिसारी प्रश्न क्या होते हैं, ये तो आप सभी लोगों को पता होगी। अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है। तो जल्दी से बता दीजिए कि अभिसारी क्या होता है, अभिसारी प्रश्न क्या होते हैं। तो हमको आशा है कि सभी लोगों को पता होगा। पहला हमारा कह रहा है कि ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर केवल एक हो, यानी ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनके केवल एक ही उत्तर हो। और दूसरा कह रहा है ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर अनेक तरह से दिए जा सके। और तीसरा कह रहा है कि अपने अनुसार दिए जा सकते हैं, और चौथा कह रहा है कि सभी हो सकते हैं। तो जल्दी से बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा हमारा। अभिसारी प्रश्न क्या होते हैं, तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा पहला, केवल एक ही उत्तर हो सका। ऐसे प्रश्न जिसका केवल एक ही उत्तर, जैसे पूछ दिया जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, तो आपका सभी लोगों का उत्तर यही आएगा कि नई दिल्ली। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि नई दिल्ली। तो आशा करते हैं कि ये वाला तीसरा प्रश्न आप लोगों को सही होगा। अभिसारी का प्रश्न ये उत्तर ये होता है कि कंसेप्ट कोई भी एक हो, कंसेप्ट कोई भी हो, लेकिन उसका उत्तर एक हो, यानी जो आपसे पूछा जाए सटीक एकदम वही हो उत्तर। तो इस आधार पे हमारा तीसरा का पहला सही होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अपसारी प्रश्न होते हैं, वहाँ अभिसारी था जिसका केवल एक ही उत्तर हो, और दूसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है कि अपसारी प्रश्न क्या होते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए अपसारी प्रश्न क्या होते हैं। कह रहा है कि प्रश्न एक हो पर उत्तर अनेक हो। दूसरा कह रहा है ऐसे बंद अंत वाले प्रश्न, और कह रहा है कि तीसरा कह रहा है दोनों, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए अपसारी प्रश्न क्या होते हैं। तो लगभग सभी लोगों का आंसर एक समान ही आ रहा है कि अपसारी प्रश्न क्या होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा पहला, प्रश्न एक हो पर उत्तर अनेक। जैसे अगर हम किसी बालक से पूछ देते हैं कि ऐसे 2 शब्द बताइए, ऐसे 2 अंक बताइए जिनका योग 10 हो, तो कोई भी बालक होगा, अगर हम पूछ देंगे, इसमें ये निर्धारित नहीं किया है कि कितने होने चाहिए, लेकिन ये पूछ दिया जाए कि ऐसे 2 अंक बताइए जिनका उत्तर 10 हो, तो कोई भी बालक रहेगा वो कहेगा 2 + 8 = 10, या फिर कहेगा 5 + 5 = 10, या फिर कहेगा वो 8 + 2 = 10। यानी आप उसका उत्तर किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है अपसारी का। यानी आप जो है एक प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर किसी भी तरह से दिया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा चौथे का हमारा पहला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। देखते हैं पाँचवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पाँचवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोई 2 पूर्णांक संख्याओं के लिए जिसका योगफल ऋण पूर्णांक हो, यह प्रश्न कौन सा हो सकता है। यानी कोई 2 पूर्णांक संख्याएं लिखिए जिसका योगफल ऋण पूर्णांक हो, वो प्रश्न कौन सा है। पहला कह रहा है तार्किक प्रश्न, दूसरा कह रहा है बंद अंत वाले प्रश्न, तीसरा कह रहा है खुला अंत वाले प्रश्न, और चौथा कह रहा है निरर्थक प्रश्न। तो पाँचवें का आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो पूछ रहा है कि 2 ऐसे संख्याएं लिखिए जिसका योगफल ऋण पूर्णांक हो, और वो प्रश्न कौन सा है। कह रहा है कि वो कौन से हो सकते हैं, तार्किक हो सकते हैं, बंद अंत वाले हो सकते हैं, या फिर खुला अंत वाले हो सकते हैं, या फिर निरर्थक। तो निरर्थक में से होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, और खुला अंत वाला कह रहा है, खुला अंत वाला अगर कह दिया तो अपसारी हो जाएगा, और बंद अंत वाला कह देगा तो अपसारी हो जाएगा। अपसारी नहीं होगा, अभिसारी होगा। तो और तार्किक में से होता है अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, इसका बुद्धि का प्रयोग करना हो जाएगा। तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा तीसरा, खुला अंत वाले प्रश्न, यानी खुले आंसर, यानी उत्तर कोई भी दे सकता है। जैसे यहाँ पूरा पूछा है, ऋणात्मक पूर्णांक पूछा है, अगर -3 + 1 कर दिया जाए तो 4 होगा, या फिर -3 प्लस या फिर -5 + 1 कर दिया जाए तो -4 होगा, या फिर -5 + 2 कर दिया जाए, -3 + 2 कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए, तब भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठा प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व होता है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है। कह रहा है व्यवहारिक, तार्किक, कठोर, सभी। तो इसके आंसर जल्दी से बता दीजिए आप लोग क्या होगा कि छठे का क्या होगा। प्राथमिक स्तर पे पूछ रहा है, उच्च स्तर पे नहीं पूछ रहा है। तो जल्दी से बता दीजिए कि प्राथमिक स्तर पे गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है। तो आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा। छठे का कमेंट भी सही सभी लोगों का आ रहा है, एकदम उत्तर सही आ रहा है। तो इसका होगा हमारा व्यवहारिक एवं सामाजिक। जो प्राथमिक स्तर पर बालक होते हैं उनको गणित शिक्षण का महत्व उनके व्यवहारिक एवं सामाजिक, उनके आसपास से यानी गतिविधियों से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। और तार्किक तो ये उच्च स्तर पे हो जाएगा। कठोर यानी ज़्यादा कठिन है, सभी नहीं हो सकता। तो प्राथमिक स्तर पे पूछा है तो प्राथमिक स्तर के लिए हमारा पहला होगा, व्यवहारिक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य। वहाँ प्राथमिक स्तर पे पूछा था, यहाँ गणित के शिक्षण जो है उच्च स्तर पे पूछ रहा है। तो उच्च स्तर पे हमारा गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा। मानसिक एवं तार्किक होगा, दूसरा कह रहा है व्यवहारिक होगा, तीसरा कह रहा है सामाजिक होगा, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए सातवें का। आशा करते हैं सातवें का आंसर सभी लोगों को पता होगा और सभी लोगों का सही भी आ रहा है। तो सातवें का आंसर जो होगा हमारा
पहला यानी मानसिक और तार्किक। वहाँ प्राथमिक स्तर पे बालक के व्यवहार के साथ जोड़ के पढ़ाया जाता है और उच्च स्तर पे उनके बौद्धिक यानी जो मानसिक शक्ति होती है उसे तार्किक यानी उनके सोचने विचारने की शक्ति के आधार पे होती है, यानी 6 से ऊपर वाले बालकों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न कह रहा है किस विधि द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास निर्भरता उत्पन्न की जा सकती है। कह रहा है कि किस विधि के द्वारा छात्रों में जो है आत्मविश्वास और निर्भरता उत्पन्न की जा सकती है। तो पहला कह रहा है कि निगमन विधि द्वारा, दूसरा कह रहा है आगमन विधि द्वारा, तीसरा कह रहा है गृह कार्य द्वारा और चौथा कह रहा है कि निरीक्षण विधि द्वारा। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा चौथे का, कि किस विधि द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास निर्भरता उत्पन्न की जा सकती है, उनके जो है रुचि उत्पन्न की जा सकती है, आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, उनमें विश्वास जगा सकता है कि गणित शिक्षण पढ़ने की जागृति उनके अंदर उत्पन्न की जा सकती है। किस विधि द्वारा? कह रहा है कि निगमन विधि द्वारा, आगमन विधि द्वारा, गृह कार्य द्वारा और निरीक्षण द्वारा। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ। और सब्सक्राइब करना न भूलें, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। निगमन होगा, आगमन होगा, या फिर गृह कार्य होगा, या फिर निरीक्षण। तो इसका आंसर होगा हमारा आगमन विधि। आगमन विधि द्वारा ही बालकों को हम गणित आत्मविश्वास और निर्भरता उत्पन्न की। जैसे निगमन विधि जो होता है उच्च कक्षाओं के लिए होती है, जैसे नियम से उदाहरण की ओर चलना है, नियम से उदाहरण की ओर चलना है। और आगमन जो होता है उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम, यानी याद रखिएगा कि निगमन मिस होता है नियम और आगमन मिस होता है आपका उदाहरण। तो इतना तो याद ही होगा सभी लोगों को। निगमन मिस होता है नियम और आगमन मिस होता है उदाहरण होगा और ये नियम होगा। तो ये आप लोग याद रहेंगे। तो निगमन का प्रयोग हमेशा उच्च कक्षाओं के लिए होगा और आगमन विधि का प्रयोग हमेशा प्राथमिक कक्षाओं के लिए होगा। और गृह कार्य तो उन पे बोझ की तरह होता है कि बालक जो है उनमें रुचि उत्पन्न होकर वो जो कार्य दिया जा रहा है विद्यालय में उसमें लगाव आए उनको। और निरीक्षण विधि, सिर्फ हम उनका निरीक्षण नहीं कर सकते, आगमन विधि द्वारा हम उनको समझा के बता सकते हैं, उनकी जो कमियां हैं उसे दूर की जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। यानी शून्य का प्रयोग सबसे पहले की बात कर रहा है कि सबसे पहले किसने किया था, शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। आर्यभट्ट जी ने किया था, ब्रह्मगुप्त जी ने किया था, शंकराचार्य ने किया था, या सभी लोगों ने किया था। तो जल्दी से बता दीजिए 9वें का आंसर शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जल्दी से आंसर बताइए 9वें का क्या होगा। तो 9वें का आंसर होगा हमारा ब्रह्मगुप्त जी ने सबसे पहले शून्य का प्रयोग किया था। शून्य की खोज नहीं किया था, शून्य का प्रयोग, यानी इन्होंने प्रयोग में लाया था शून्य का ब्रह्मगुप्त जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। वहाँ सबसे पहले प्रयोग करने की बात कर रहा था, यहाँ पे शून्य की खोज करने की बात कर रहा है। 10वें प्रश्न में देखिए कि शून्य की सबसे पहले खोज किसने, सबसे पहले क्या कोई भी करेगा तो पहली बार ही करेगा। तो शून्य का खोज किसने किया था। कह रहा है कि ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने, बिने ने, स्किनर ने। तो इसके आंसर लगभग सभी लोगों के सही ही आने चाहिए। तो जल्दी से बता दीजिए 10वें का आंसर क्या होगा। शून्य की खोज किसने की थी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। टेलीग्राम पे इसकी PDF फाइल को डाल दिया जाएगा, आप लोग चिंता ना करें। और इसे नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ेंगे फिर इसके बाद आप नोट्स बनाएंगे तो फिर रिपीट होगा। और ये तो कन्फर्म है कि 7 से 8 नंबर इस वाले चैप्टर से ज़रूर आएंगे आप लोगों के शिक्षण में। देख लीजिएगा, और नहीं आएगा तो मुझसे कहिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। इससे 7 या 8 नंबर जरूर आएंगे गणित शिक्षण से। तो शून्य की खोज किसने किया था। शून्य की खोज किसने किया था। ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने, बिने ने, स्किनर ने। तो चलिए देखते हैं 10वें का आंसर क्या होगा। तो 10वें का आंसर होगा हमारा आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य की खोज की थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। कह रहा है कि अंक गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है,
क्या महत्व है हमारे जीवन में जो है, हमारे क्रियाकलाप वाले जीवन में जो है, हमारे व्यापारिक जीवन या हमारे सामाजिक स्तर पे अंक गणित शिक्षण का क्या महत्व है। तो पहला कह रहा है कि आर्थिक धन की प्राप्ति के लिए, दूसरा कह रहा है दैनिक जीवन के कार्यों के लिए, तीसरा कह रहा है कि केवल एक यानी आर्थिक केवल एक का यहाँ पे अर्थ दिया है आर्थिक धन की प्राप्ति के लिए, और चौथा कह रहा है आत्मसंतुष्टि के लिए, केवल अपनी संतुष्टि के लिए ही अंकगणित का हम प्रयोग करते हैं या फिर उसे हम सीखते हैं। तो चलिए बता दीजिए 11वें का आंसर क्या होगा। अगर आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिए, इससे हमारी हौसला बुलंद होती है और भी आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जाएंगे, वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए बता दीजिए 11वें का क्या होगा। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है आर्थिक धन प्राप्ति के लिए, दैनिक जीवन के कार्यों के लिए, और तीसरा कह रहा है कि केवल एक, और चौथा कह रहा है आत्मसंतुष्टि के लिए। तीसरे का अर्थ है सिर्फ पहले से धन की प्राप्ति के लिए। तो जल्दी से बता दीजिए 11वें का आंसर क्या होगा। तो 11वें का आंसर होगा हमारा दूसरा हमारा सही होगा दैनिक जीवन के कार्यों के लिए। हम अंकगणित का प्रयोग अक्सर दैनिक जीवन के कार्य में छोटी छोटी कार्यकलापों में करते हैं। जैसे हम अगर दुकान पे गए, अगर हमें कोई सामान लेना है तो हम अंकगणित यानी जोड़ घटाने का ही भाग है। अगर हम किसी को 100 रुपये दे रहे हैं, उससे अगर हमको 20 रुपये वापस लेना है तो हम वहाँ 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 यानी उसे 80 रुपये देने होंगे और बचेगा हमारे पास 20 रुपये। तो 20 रुपये हमारे वापस आ गए। या फिर आपको कोई सामान खरीदना है या फिर किसी से लेना है, अगर किसी से आपको 500 लेना है, अगर किसी से आपको 500 लेना है और वो 1000 रुपये दे रहा है तो आप 1000 में से 500 घटा देंगे तो 500 रुपये उसको देंगे और 500 रुपये ले लेंगे। तो दैनिक जीवन में हम अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आधार पर 11वें का हमारा दूसरा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। सभी लोग के आंसर सही आ रहे हैं और एक बार लाइक कर दीजिए, बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखते हैं 12वें क्या कर रहा है कि गणित की सबसे प्राचीन भाषा है। गणित की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। सॉरी, यहाँ भाषा नहीं होगी, यहाँ पे टाइप करने में गलती हो गई है, यहाँ पे होगी शाखा होगी कि गणित की सबसे प्राचीन शाखा है कौन सी है। बीजगणित है, रेखा गणित है, अंक गणित है, सभी हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा सही होगा हमारा। गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, यहाँ पे शाखा होगी, ये टाइप करने में गलती हो गई है। तो जल्दी से बता दीजिए कि गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है। बीजगणित है, रेखा गणित है, अंक गणित है या फिर सभी है। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर कौन सा होगा हमारा। तो हमारा आंसर होगा कि गणित की सबसे प्राचीन जो शाखा है वो हमारी होगी अंक गणित। अंक गणित जो है हमारी गणित की सबसे प्राचीन भाषा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आधार पर 12वें का हमारा तीसरा सही है, तीसरा हमारा सही है, 12वें का तीसरा हमारा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। याद रखिएगा आज जितने भी प्रश्न आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके PDF भी दे दिए जाएंगे टेलीग्राम में। तो 13वां हमारा कह रहा है कि गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। कह रहा है कि गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, इसे बताइए, जल्दी से बताइए। इसका आंसर तो सभी लोगों का सही होना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों का सही होता है। तो जल्दी से बता दीजिए गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। आशा करते हैं सभी लोगों का सही होगा। भास्कराचार्य, श्री महावीराचार्य, तीसरा है श्रीधर और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। तो सभी लोगों का सही आ रहा है, लगभग का सही ही आ रहा है सभी लोगों का। तो इसका आंसर होगा हमारा श्री महावीराचार्य। दूसरा 13वें का दूसरा हमारा सही होगा। इसे याद रखिएगा, हो सकता है इस बार आ जाए। महावीराचार्य गणित सार संग्रह के लेखक जो हैं महावीराचार्य हैं। तो चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे। तो चलिए देखते हैं 14वां क्या कर रहा है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित की सबसे उपयुक्त विधि। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है, उस उच्च स्तर की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पे गणित की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। व्याख्यान विधि, व्यवहारिक विधि, खेल और मनोरंजन विधि, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते हैं ये आंसर तो सभी लोगों का सही ही होगा। तो जल्दी से बता दीजिए कि प्राथमिक स्तर पे प्राथमिक कक्षाओं के गणित की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। गणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन तरीके से पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को सिखाया जा सकता है। व्याख्यान यानी उसके बारे में बताकर, व्यवहारिक उनके व्यवहार से जोड़कर, खेल और मनोरंजन विधि,
और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ये व्यवहारिक जो होगा ये भी सही है, लेकिन इससे भी बेहतर है हमारा खेल और मनोरंजन विधि। जो प्राथमिक स्तर पर बालक आते हैं, कक्षा 1, 2, 3 के बालक जो होते हैं, अधिकतर जो होते हैं खेलने में ही उत्साहित रहते हैं, और उन्हें उनके व्यवहारिक जीवन में क्या घटित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उनको लेना देना नहीं है। जैसे जैसे उनकी मानसिक या बौद्धिक क्षमता बढ़ती है तब उनको व्यवहारिक गतिविधियों के द्वारा ही सिखाई जा सकती है। लेकिन सबसे अच्छी विधि हमारी है खेल और मनोरंजन। खेल खेल में उन्हें हम सिखा सकते हैं। जैसे कोई कोई हम बॉक्स लेंगे, प्रांजल बॉक्स हो गया, प्राजल बॉक्स हो गया, जैसे उसे डब्बों को जोड़ने के लिए कह दिया जाए और जोड़ने के बाद उस पर लिख दिया जाए या बता दिया जाए कि 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, ऐसे पढ़ाते हैं तो खेल खेल में बालक अधिक सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हमारा आंसर होगा 14वें का तीसरा, खेल और मनोरंजन विधि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 15वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कह रहा है। 15वां कह रहा है कि हमारा अधिगम प्रतिफल, कह रहा है कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है। कह रहा है अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है। तो जल्दी से बता दीजिए 15वें का हमारा आंसर क्या होगा। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो लगभग सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है कि पहला है कि बालकों के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, दूसरा कह रहा है क्रियाकलाप, और तीसरा कह रहा है परिवेश से, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। वीडियो आज के अगर गणित शिक्षण टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो एक बार यस जरूर कर दीजिए, एक बार जरूर प्लीज़ यस कर दीजिए अगर अच्छे लग रहे हो तो। पहला कह रहा है कि बालकों के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही प्रतिफल है, अधिगम प्रतिफल है। दूसरा कह रहा है क्रियाकलाप ही अधिगम प्रतिफल है, परिवेश से है प्रतिफल का तात्पर्य, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 15वें का आंसर होगा हमारा पहला, बालकों के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही प्रतिफल कहलाता है। अधिगम जो होता है सीखने की क्रिया होती है, प्रतिफल किसके द्वारा सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, और इसका तात्पर्य क्या है, तो बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। तो चलिए 15वें का हमारा आंसर होगा पहला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया था। कह रहा है कि गणित शिक्षण के लिए खेल विधि यानी गणित शिक्षण में खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया था। तो पहला कह रहा है मारिया मॉन्टेसरी ने, दूसरा कह रहा है वुडवर्थ ने, तीसरा कह रहा है हेनरी कार्डवेल कुक ने, और चौथा कह रहा है महात्मा गांधी ने। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए 16वें का आंसर, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें वीडियो में। आज अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितने लोगों का 18+ हो रहा है। तो गणित शिक्षण के खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया था जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर मारिया मॉन्टेसरी ने, वुडवर्थ ने, हेनरी कार्डवेल कुक ने, और चौथा महात्मा गांधी ने। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा तीसरा, हेनरी कार्डवेल कुक ने गणित शिक्षण में खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग बताया था। इन्होंने खेल खेल में गणित शिक्षण को पढ़ाने का अपना बताया था कि बालक कैसे सीख सकते हैं खेल खेल में। मारिया मॉन्टेसरी ने ये अक्षम बालक यानी जो शारीरिक या बहरे या अंधे बालक हैं उन पे प्रयोग किया था उन्होंने, और वुडवर्थ के बारे में सभी लोगों ने जानते हैं। महात्मा गांधी ने इसका प्रयोग नहीं किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। कह रहा है कि गणित का जो अध्ययन करने से बालक में किस गुण का विकास होता है, यानी एक बालक जो है वो गणित का अध्ययन कर रहा है तो उसमें किस गुण का विकास अधिक होता है। तो पहला कह रहा है सामाजिकरण की, और कह रहा है कि व्यापारिक यहाँ करण होगी व्यापारिक सोच की, तीसरा कह रहा है तार्किक सोच एवं आत्मविश्वास की, और चौथा कह रहा है अपनत्व की। तो जल्दी से बताइए 17वें का आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए 17वें का आंसर क्या होगा। तो 17वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। 17वें का आंसर होगा जो हमारा वो होगा तीसरा, तार्किक सोच आत्मविश्वास की। एक बालक में जो होता है सामाजिककरण की जो गुण उत्पन्न होता है वो तो उनके परिवेश से भी हो सकता है, और व्यापारिक सोच यानी जो व्यापार करता है लेन देन की उसकी, और एक तार्किक सोच। अगर तार्किक सोच ही नहीं रहेगा उसमें तार्किक करने यानी अमूर्त चिंतन या मूर्त चिंतन करने की बौद्धिक क्षमता नहीं रहेगी तो वो व्यापारिक कार्य नहीं कर सकता। आत्मविश्वास
उसमें एक तार्किक सोच से उसकी बुद्धि विकसित होती है और वो आत्मविश्वास से लबालब रहता है। अपनत्व की यानी सिर्फ अपने 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 बारे में सोचता है। तो इस आधार पे हमारा तीसरा सही होगा 17वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। कह रहा है कि एक मनुष्य है या फिर एक प्राणी जो भी है उसके जो गतिविधि है गणित किस गतिविधि द्वारा सर्वाधिक उपयोग करता है वो उसके जीवन में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है कब। पहला है समाजीकरण एवं अपनत्व में, दूसरा कह रहा है आर्थिक गतिविधि में, तीसरा कह रहा है व्यापारिक गतिविधि में और चौथा कह रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में केवल। तो जल्दी से बता दीजिए कि एक व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक गणित का उपयोग कब होता है। पहला कह रहा है कि समाजीकरण अपनत्व में, दूसरा कह रहा है आर्थिक गतिविधि में और तीसरा कह रहा है कि पारिवारिक गतिविधि में और चौथा कह रहा है गणित के क्षेत्र में। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। लगभग सभी लोगों को सही आ रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा दूसरा, आर्थिक गतिविधि में। यानी जो गणित का प्रयोग होता है वो आर्थिक स्थिति में ही होता है, लेन देन में ही होता है। समाजीकरण और अपनत्व, यहाँ अपनत्व की भावना आ गया है तो ये हमारा गलत होगा। पारिवारिक, केवल परिवार के लिए ही गणित का उपयोग सर्वाधिक होता है। विज्ञान के क्षेत्र में गणित का प्रयोग अधिकतर नहीं होता है और आर्थिक के क्षेत्र में यानी लेन देन, व्यापारिक जो सामान होती हैं लेन देन के विषय में अधिक होता है हमारा। तो इस आधार पे हमारा चौथे का हमारा दूसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है। 10 गीतिका जो गणित ग्रंथ है उसके लेखक कौन है। पहला कह रहा है कि आर्यभट्ट हैं, दूसरा कह रहा है शंकराचार्य हैं, तीसरा कह रहा है श्रीधर हैं और चौथा कह रहा है महावीराचार्य हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए 10 गीतिका ग्रंथ के लेखक कौन है। जल्दी से आंसर इसका बताइए कि आर्यभट्ट हैं, शंकराचार्य हैं, श्रीधर हैं, महावीराचार्य हैं। तो जल्दी से बताइए 19वां का क्या होगा। 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है। आर्यभट्ट जी हैं या फिर शंकराचार्य जी हैं या फिर श्रीधर हैं या फिर महावीराचार्य हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 19वें का पहला, आर्यभट्ट जी ने 10 गीतिका ग्रंथ की रचना की थी और इनके लेखक यही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। इसका जवाब सिर्फ आप ही लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। इसके आंसर हम नहीं बताएंगे, इसके आंसर आप ही लोगों को बताना है और इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कितने लोगों का 18+ हुआ है आज गणित शिक्षण में, तो ये भी बता दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख लें जिन भाइयों का छूट गया है। अगर आप लोगों को नोट्स बनाना है तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। कैरिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। यानी कैरिकुलम जो 10 ईयर स्कूल है किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो पहला है NCF 2005 यशपाल समिति के द्वारा, दूसरा कह रहा है महात्मा गांधी के द्वारा, तीसरा कह रहा है NCF के द्वारा और चौथा कह रहा है शिक्षा अधिनियम 1995 के द्वारा। तो जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आशा करते हैं कि सभी लोगों को पता होगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि NCF 2005 यशपाल समिति ने दिया था या फिर महात्मा गांधी ने या फिर NCERT के द्वारा दिया गया था या फिर ये शिक्षा अधिनियम 1995 के द्वारा। तो 20वें का आंसर आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा। आंसर जो हैं आप लोगों को नीचे दिए गए हैं, आप लोग ज़रूर आंसर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि कितने लोगों का कितना सही हुआ है। आशा करते हैं कि आज की जो गणित शिक्षण के जो प्रश्न 20 बनाए गए थे इसमें से आप लोगों के लगभग 18+ आए होंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है आए होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस एक बार लिख दीजिएगा। जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक